चिंतन और कार्रवाई 17.1। भारतीय राज्य में उत्पादन की किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, चर्चा करें। चिंतन और कार्रवाई 17.1। भारतीय राज्य में उत्पादन के तरीके को समझना। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे भारतीय राज्य में उत्पादन के तरीके की खोज और उस पर विचार करने का काम सौंपा गया है, देश के विकास को आकार देने वाली आर्थिक संरचनाओं और प्रणालियों में गहराई से जाना आवश्यक है। भारत एक विविध और आबादी वाला देश होने के नाते उत्पादन के विभिन्न तरीकों की एक जटिल परस्पर क्रिया को प्रदर्शित करता है, जो इसकी ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को दर्शाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में उत्पादन की वर्तमान पद्धति को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक जड़ों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। भारत के आर्थिक इतिहास में कृषि अर्थव्यवस्था से लेकर विदेशी शासन, औद्योगिकरण और स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक नीतियों तक के बदलाव देखे गए हैं। उत्पादन के तरीके विकसित हुए हैं, जिन्होंने देश के आर्थिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। पूर्व औपनिवेशिक युग। पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत में मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था थी, जहां निर्वाह खेती और कारीगर गतिविधियां प्रचलित थी। स्थानीय समुदाय उत्पादन के पारंपरिक रूपों में लगे हुए थे, जो अक्सर वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होते थे। औपनिवेशिक प्रभाव। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन ने भारत की आर्थिक संरचना को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। औपनिवेशिक शासकों ने एक ऐसी प्रणाली लागू की जो मुख्य रूप से उनके आर्थिक हितों की पूर्ति करती थी, संसाधनों का दोहन करती थी और स्थानीय कार्यबल का शोषण करती थी। नकदी फसलों की शुरुआत और स्वदेशी उद्योगों के खत्म होने से उत्पादन के पारंपरिक तरीकों पर असर पड़ा। स्वतंत्रता के बाद की अवधि। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने समाजवाद और पूंजीवाद के तत्वों को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया। सार्वजनिक क्षेत्र ने प्रमुख उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि निजी उद्यम सहअस्तित्व में थे। इस अवधि में तेजी से औद्योगिकरण और विकास के लक्ष्य के साथ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक नियोजन की शुरुआत देखी गई। उत्पादन के वर्तमान तरीके। मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की समकालीन आर्थिक संरचना को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा सकता है। यह समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के तत्वों को जोड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र रक्षा, बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं जैसे रणनीतिक उद्योगों में भूमिका निभाना जारी रखता है। साथ ही निजी क्षेत्र ने विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। कृषि प्रभुत्व। अन्य क्षेत्रों की वृद्धि के बावजूद कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बनी हुई है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि में लगा हुआ है, निर्वाह और वाणिज्यिक खेती दोनों का अभ्यास करता है। हालांकि इस क्षेत्र को भूमि विखंडन, पुरानी तकनीक और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेवा क्षेत्र का विकास। हाल के दशकों में सेवाउन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर उल्लेखनीय बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और अन्य सेवा उद्योग फले फूले हैं, जो भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बदलाव से शहरीकरण और रोजगार परिदृश्य में बदलाव आया है। वैश्वीकरण और उदारीकरण। 1990 का दशक आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण नीतियों के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए खोलने से वैश्विक बाजार में भागीदारी बढ़ी। बहुराष्ट्रीय निगमों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से उत्पादन के तरीकों को प्रभावित करते हुए भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित की। चुनौतियां और आलोचनाएं। असमानता और गरीबी। आर्थिक विकास के बावजूद
भारत को असमानता और गरीबी की लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास का लाभ आबादी के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विभाजन पैदा हो गया है। पर्यावरणीय चिंता। भारत में उत्पादन का तरीका अक्सर पर्यावरणीय क्षरण की कीमत पर आता है। तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण ने प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों को जन्म दिया है। अनौपचारिक क्षेत्र। भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है, जिसमें नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक लाभों का अभाव है। इस क्षेत्र की विशेषता छोटे पैमाने के उद्यम, स्वरोजगार और आकस्मिक श्रम है, जो श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः भारतीय राज्य में उत्पादन का तरीका ऐतिहासिक विरासतों, स्वतंत्रता के बाद की नीतियों और समकालीन वैश्विक प्रभावों का एक जटिल मिश्रण है। देश की आर्थिक संरचना मिश्रित अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, जिसमें कृषि, बढ़ते सेवा क्षेत्र और वैश्वीकरण के प्रभाव पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। हालांकि असमानता, पर्यावरण संबंधी चिंताएं और अनौपचारिक क्षेत्र की व्यापकता जैसी चुनौतियां बनी हुई है। भारत में उत्पादन के तरीकों को समझना और उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करना ऐसी नीतियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जो आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में यह प्रतिबिंब आगे के शोध और कार्रवाई के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास पर चल रहे प्रवचन में योगदान देना है। चिंतन और क्रिया 17.2 उत्पादन प्रक्रिया में अलगाव की घटना की व्याख्या करें। क्या इसे कम या खत्म किया जा सकता है? सोचिए और टिप्पणी कीजिए। शीर्षक: उत्पादन प्रक्रिया में अलगाव, प्रतिबिंब और कार्रवाई। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 17.2 के लिए उत्पादन प्रक्रिया में अलगाव की घटना को समझने का काम सौंपा गया है। अलगाव एक अवधारणा है जो समाजशास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में गहराई से निहित है, जिसका श्रमिक वर्ग और उत्पादन क्षेत्र में उनके अनुभवों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस चिंतनशील अंश में मेरा उद्देश्य अलगाव के आयामों, इसके ऐतिहासिक संदर्भ का पता लगाना और इस पर विचार करना है कि क्या इसे कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। इस अन्वेषण के लिए उत्पादन प्रक्रिया के भीतर अलगाव को संबोधित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों, सिद्धांतों और संभावित रणनीतियों की आलोचनात्मक जांच की आवश्यकता है। अलगाव को समझना। अलगाव एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स द्वारा प्रमुखता से पेश किया गया था। मार्क्स के अनुसार अलगाव का तात्पर्य व्यक्तियों को उनके श्रम के उत्पादों, उत्पादन प्रक्रिया, उनके साथी श्रमिकों और अंततः उनकी अपनी मानवता से अलग करना है। उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में अलगाव कई तरीकों से प्रकट होता है। प्रत्येक श्रमिकों के बीच अलगाव और असंतोष की समग्र भावना में योगदान देता है। उत्पाद से अलगाव। मार्क्स के सिद्धांत के मूल में यह विचार है कि श्रमिक अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों से अलग हो जाते हैं। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में श्रमिकों के पास अक्सर अपने उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण का अभाव होता है। उत्पाद ऐसी वस्तुएं बन जाते हैं जिनका स्वामित्व और बिक्री पूंजीपति वर्ग के पास होती है, जिससे श्रमिक अपने श्रम के फल से वंचित हो जाते हैं। अंतिम आउटपुट से यह अलगाव उद्देश्यहीनता और मोहभंग की भावना पैदा कर सकता है। उत्पादन प्रक्रिया में अलगाव। मार्क्स ने उत्पादन प्रक्रिया के भीतर श्रमिकों द्वारा अनुभव किए गए अलगाव पर भी प्रकाश डाला। श्रम का विभाजन औद्योगिक पूंजीवाद की एक पहचान श्रमिकों को विशिष्ट, अक्सर नीरस कार्य सौंपता है। इस विशेषज्ञता के परिणामस्वरूप अलगाव की भावना पैदा हो सकती है,
क्योंकि श्रमिक एक बड़ी मशीनरी के दलदल बन जाते हैं जो अपने काम के व्यापक संदर्भ से अलग हो जाते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं से अलगाव। अलगाव का एक अन्य आयाम श्रमिकों का एक दूसरे से अलगाव है। वेतन और नौकरी की सुरक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा एक ऐसा माहौल बना सकती है जहां श्रमिकों के बीच सहयोग और एकजुटता कमजोर हो जाती है। यह अलगाव सामूहिक पहचान के विकास में बाधा डालता है और शक्तिहीनता की भावनाओं को बढ़ा सकता है। मानवीय क्षमता से अलगाव। मार्क्स ने यह भी तर्क दिया कि अलगाव मनुष्य की मौलिक प्रकृति तक फैला हुआ है। काम एक संतुष्टिदायक और रचनात्मक प्रयास होने के बजाय जीवित रहने का एक साधन बन जाता है। किसी की मानवीय क्षमता और रचनात्मकता से यह अलगाव की गहरी भावना में योगदान देता है। ऐतिहासिक संदर्भ। उत्पादन प्रक्रिया में अलगाव की निरंतरता को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक जड़ों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन और फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत करते हुए एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। पूंजीवाद के उदय के साथ श्रम का संगठन बदल गया, जिससे मालिकों और श्रमिकों के बीच विभाजन तेज हो गया। काम के मशीनीकरण और असेंबली लाइन ने श्रमिकों द्वारा अनुभव किए गए अलगाव को और गहरा कर दिया। समसामयिक प्रासंगिकता। 21वीं सदी में तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण के साथ उत्पादन की प्रकृति विकसित हुई है, जबकि अलगाव के कुछ पहलू बने हुए हैं, जैसे कि अंतिम उत्पाद से अलगाव। नई चुनौतियां सामने आई है। गैरपारंपरिक रोजगार संरचनाएं, गिग इकॉनमी व्यवस्था और स्वचालन के उदय ने श्रमिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले अलगाव की जटिलता को बढ़ा दिया है। क्या अलगाव को कम या खत्म किया जा सकता है? उत्पादन प्रक्रिया में अलगाव को संबोधित करना और संभावित रूप से समाप्त करना एक जटिल कार्य है, जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ का तर्क है कि अलगाव के कुछ रूप पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित है, दूसरों का मानना है कि व्यवस्था के भीतर परिवर्तन इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं। अलगाव को कैसे संबोधित किया जा सकता है, इस पर कई दृष्टिकोण यहाँ दिए गए हैं। कार्यकर्ता सशक्तिकरण। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और स्वामित्व संरचनाओं में अधिक अधिकार प्रदान करके श्रमिकों को सशक्त बनाने से अलगाव को कम करने में मदद मिल सकती है। सहकारी समितियां और सहभागी प्रबंधन मॉडल उन विकल्पों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में श्रमिकों को शामिल करते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। कार्य डिजाइन का पुनर्मूल्यांकन। कौशल विविधता, कार्य महत्व, स्वायत्तता और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कार्य संरचनाओं को फिर से डिजाइन करना अधिक संतोषजनक कार्य अनुभव में योगदान कर सकता है। नौकरी संवर्धन रणनीतियां जो श्रमिकों को कार्यों और जिम्मेदारियों की एक विस्तृत श्रृंखला में संलग्न होने की अनुमति देती है, अलग-थलग काम से जुड़ी एकरसता का प्रतिकार कर सकती है। सामाजिक और आर्थिक नीतियां। उचित वेतन, नौकरी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को लागू करने से अलगाव को कम करने में योगदान मिल सकता है। आर्थिक असमानताओं को संबोधित करके और सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करके समाज ऐसी स्थितियां बना सकते हैं जो सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है और आर्थिक अनिश्चितता से उत्पन्न अलगाव को कम करती है। श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना। श्रमिक संघों और वकालत के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने से नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच शक्ति की गतिशीलता को पुनर्संतुलित करने में मदद मिल सकती है। अलगाव के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक सौदेबाजी, निष्पक्ष कामकाजी परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक घटक है। शिक्षा और जागरूकता। अलगाव के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और श्रम संबंधों की आलोचनात्मक समझ को बढ़ावा देना अलगाव को कम करने के सामाजिक प्रयासों में योगदान दे सकता है।
शिक्षा व्यक्तियों को यथास्थिति को चुनौती देने और उन परिवर्तनों की वकालत करने के लिए सशक्त बना सकती है जो लाभ से अधिक मानव कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः उत्पादन प्रक्रिया में अलगाव एक बहुआयामी घटना है जो औद्योगिकरण और पूंजीवाद के इतिहास में गहराई से समाई हुई है। श्रमिकों का उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों, उत्पादन प्रक्रिया, उनके साथी श्रमिकों और उनकी स्वयं की मानवता से अलगाव वियोग का एक जटिल जाल बनाता है। जबकि अलगाव की जड़ें कुछ आर्थिक प्रणालियों में गहराई से अंतर्निहित है, शमन और संभावित उन्मूलन के रास्ते भी हैं। अलगाव को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर विचार करे। श्रमिकों को सशक्त बनाना, कार्य डिजाइन का पुनर्मूल्यांकन करना, सहायक नीतियों को लागू करना, श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना और शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना अलगाव को कम करने के उद्देश्य से रणनीति के प्रमुख घटक हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस अन्वेषण ने मुझे उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ प्रदान की है। यह व्यक्तियों, समुदायों और समाजों पर निर्भर है कि वे इन मुद्दों के साथ गंभीरता से जुड़े और ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम करें जो उत्पादन प्रक्रिया में शामिल सभी व्यक्तियों की भलाई और पूर्ति को प्राथमिकता दे।